हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का माइंड मैप। ठीक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। ठीक, यदि मान लीजिए जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस पर केवल क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब जब चार्ज क्या है मूव करेगा विथ वेरिएबल वेलोसिटी से तो दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो एक बार फिर से, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। जब चार्ज मूव करेगा वेरिएबल वेलोसिटी से तो उस टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इन दोनों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके आगे वाले चैप्टर में। ठीक, इसमें केवल हम पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, अब हम बात करते हैं चार्ज। चार्ज होता क्या है? ठीक, तो चार्ज क्या है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होता है किसी बॉडी का। ठीक, ये कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है। ठीक, अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। तो चार्जिंग के कौन कौन से मेथड हैं, किसी बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसके 3 मेथड हैं। एक बाई फ्रिक्शन है, एक बाई कंडक्शन है, एक बाई इंडक्शन है। ठीक, फ्रिक्शन में क्या होता है कि आप किसी दो बॉडी को रफ करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, तो क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है, तो जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं बाय कंडक्शन। अब क्या होता है, दो बॉडी को आप कंडक्ट कर देते हैं किसी वायर से, तो क्या होता है, इसका कुछ चार्ज निकल के इस पर आ जाता है, और ये तब तक होता है जब तक दोनों पे का पोटेंशियल आपस में सेम ना हो जाए। ठीक, तो हमेशा पोटेंशियल कैसे फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक, तो कंडक्शन करने कैसे करते हैं, जब दो बॉडी को किसी वायर से जोड़ देते हैं। ठीक, तो इन दो जो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैसे फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। ठीक, अब बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, कोई न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, उसके सामने कोई चार्ज बॉडी आप लेके जाते हैं, कोई न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, उस पर कोई चार्ज बॉडी लेके जाते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता है, उसमें वो न्यूट्रल होता है। ठीक, जब आप कोई चार्ज बॉडी इसके सामने ले जाते हैं, इसके सामने केवल इस पर टच नहीं कराते हैं, इसके पास ही ले जाते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी निगेटिव ये है, ये निगेटिव चार्ज का है, तो इसके साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, और निगेटिव वाले चार्ज वाले इधर आ जाएंगे। ठीक, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन का ना ही गेन होगा ना ही लॉस होगा, यानी कोई चार्ज ना तो निकलेगा ना ही तो लॉस होगा, केवल इसी बॉडी में केवल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर निगेटिव आ जाएगा। अब चाहें तो इस निगेटिव चार्ज को अर्थिंग करके हटा भी सकते हैं, और इस बॉडी में पूरे पॉजिटिव चार्ज को ला सकते हैं। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चार्जिंग का कौन सा मेथड हो गया, इंडक्शन हो गया। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। तो चार्ज के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज को हमेशा जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक बॉडी इस पर चार्ज 10 कूलम का है, कोई दूसरा बॉडी इस पर -12 कूलम का है, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 कूलम हो जाएगा। तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर का होता है। ठीक, दूसरा क्या है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल बस हम क्या, सभी बॉडी में अपना चार्ज एकदम जनरेट होता है। जैसे ये पेन है तो इसमें भी अपना खुद का चार्ज होता है, तो चार्ज सभी बॉडी में है। ठीक, केवल ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही जनरेट कर सकते हैं, बस ये क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब अगला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होता है। ठीक, जैसा कि एग्जांपल के लिए देख ले सकते हैं कि इससे ये 2 पेन है, तो अभी कभी किसी दुकान में जाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमें ये आधा पेन दे दीजिए। ठीक, आपको दुकानदार पूरा का पूरा पेन ही देगा, तो हमेशा एक क्वांटाइज फॉर्म में ही आपको मिलेगा। ठीक, तो चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज फॉर्म है, मतलब आप हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज फॉर्म, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसी क्वांटाइज फॉर्म में मिलेगा, यानी एन टाइम इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसे ही कहते हैं, जो चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर एन टाइम इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसे ही कहते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं कूलम्स लॉ। ठीक, तो कूलम्स का लॉ है, कूलम्स लॉ केवल वैलिड किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और हमेशा ये रेस्ट चार्ज पे भी वैलिड है। तो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए और रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक, और ये जो कूलम फोर्स होता है ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक, कूलम फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये किस पे एक्ट करता है, एक्ट ऑन लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। तो किस पे एक्ट करता है, 2 चार्जेस के बीच ज्वाइन करता है, इसलिए इसको सेंटर फोर्स भी कहते हैं। ठीक, तो कूलम फोर्स किस पे वर्क करता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच वर्क करता है। ठीक, 2 चार्जेस के बीच वर्क करता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई 2 चार्ज हैं, एक है Q1 एक Q2 है। ठीक, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इस पर जो फोर्स आएगा, इस पर किसके कारण फोर्स आ रहा है, ये F2 के कारण फोर्स आ रहा है। ठीक, 2 वाले चार्ज के कारण फोर्स आ रहा है इस पर। ठीक, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसको हम F12 लिखेंगे। ठीक, इधर जो फोर्स लगेगा उसको क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, इधर वाले को क्या लिखेंगे, फोर्स
ऑन टू ड्यू टू एन, इसको F21 लिखेंगे, ठीक, इधर वाले को, क्योंकि इस पर 1 के कारण फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 लिखेंगे। ओके, अब देखिए ये दोनों जो आपस में इसके इधर का फोर्स जो है इधर के फोर्स के इक्वल है, बस इनका डायरेक्शन क्या अपोजिट होता है, ठीक। तो F12 बराबर होगा -F21 के, ठीक, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। अब बात करते हैं जो फोर्स होता है, जो कूलम्स लॉ का जो फोर्स जो आता है कूलम्स लॉ से, जो फोर्स का फॉर्मूला आता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², ठीक। 1/4πε0 क्या है, 9 इसकी वैल्यू होती है, ठीक। जहाँ ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक। ε0 ये ε क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और ε0 क्या है, एयर की परमिटिविटी है, ठीक, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, क्या बोला, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज +q and -q respectively are placed at the certain distance apart and the force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to the B, then force between them charge become, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक क्या है +q, एक -q है, ठीक। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं, ठीक। और तो इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है, यह फोर्स लग रहा है, ठीक। यदि क्या किया जा रहा है, 25% चार्ज ऑफ ए का 25% चार्ज जो है वो किसको दे दिया जाए, बी को दे दिया जाए, ठीक। तो इफ़ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम, ठीक। तो ए का 25% चार्ज किसको दे दें, बी को, ठीक। 25% मतलब हो गया Q/4 पार्ट, मतलब Q/4 इसको लिख सकते हैं 25%, यही ना लिख सकते हैं Q/4, ठीक। तो हम शुरू से ही लिखते हैं, पहले क्या है, 2 पॉइंट चार्ज हैं ए और बी, ए पे कितना है +q है, बी पे कितना है -q है, ठीक। तो इस पर फोर्स क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच, इसके बीच का जो फोर्स बता रहा है ये बोल रहा है, ठीक। तो ये बड़ा क्या होगा, Q² लिख सकते हैं, ठीक, इसके कारण फोर्स। अब क्या हो रहा है, जब ट्रांसफर कर दिया जाए, इफ़ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, तो 25% चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है ए से बी को, ठीक, यानी Q/4 पार्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक। यानी इस पे चार्ज पॉइंट ए पे कितना चार्ज आ जाएगा तब, तो यदि Q/4 ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो यानी Q/4 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो पहले कितना था, Q था, उसमें से Q -Q/4 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 3Q/4 हो जाएगा, ठीक। इस पर क्या हुआ, +Q/4 आ गया, ठीक। तो मतलब -Q था, उस पर +Q/4 आ गया, यानी कितना हो जाएगा, -3Q/4 हो जाएगा इस पर चार्ज, ठीक। तो अब यहाँ पे 4, यहाँ पे चार्ज क्या हो गए, 3Q/4 हो गए, -3Q/4 हो गए, ठीक। अब देखिए, अब यानी यहाँ पे फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर K 3Q/4 × 3Q/4 अपन r², ठीक। यानी जो हमारा फोर्स आएगा यानी 9/16 F, ठीक। ये कितना 9/16 हो जाएगा, और बाकी इसी के इक्वल लिख सकते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F' बराबर 9/16 F, ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा, बी। ओके, तो ईजी था ये क्वेश्चन, तो ये नीट का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता क्या है, तो के, इसको के से डिनोट करते हैं, के बराबर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम का अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एयर का, ठीक। एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन एयर का, ठीक। तो मीडियम के लिए यदि लिखना होगा, मीडियम के लिए तो के इंटू एप्सिलॉन लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन, ठीक। अब तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, किसी मीडियम के लिए फोर्स ऑफ मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ मीडियम के लिए 1/4πε0, यहाँ मीडियम हो जाएगा, तो मीडियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो के इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक। के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक, इंटू Q1 Q2/r² कहते हैं। जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो फोर्स किसके इन्वर्सली होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस जो होगा रूट टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और जो रेडियस होगा इनके बीच का, जो चार्जों के बीच का डिस्टेंस रेडियस है वो किसके है, उसके रूट टाइम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म में होता है, देखिए हमारे 2 चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक। इन दोनों तो मान लीजिए Q1 पे हम पोजीशन वेक्टर R1 लिख देते हैं, Q2 पे पोजीशन वेक्टर R2 लिख देते हैं, ठीक। इस पर फोर्स, इस पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पर ऐसे लिख सकते हैं, Q2 पे क्या फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख सकते हैं ऐसे फोर्स, ठीक। इस तरीके हमको मान लीजिए वेक्टर फॉर्म लिखना है, ठीक। कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म इसी के लिए लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, F21 के लिए क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपन वेक्टर अपन मॉड ऑफ वेक्टर आपका R का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यूब होगा, ठीक। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपन वेक्टर आर अपन मॉड ऑफ वेक्टर R का क्यूब, ठीक। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ठीक। अब इसी को पोजीशन के फॉर्म में लिखना होगा आपको, तो आप कैसे लिख सकते हैं, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को क्या लिख सकते हैं, बस जो है उसी को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे 2 ड्यू टू 1 है
तो यही R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक, तो K Q1 Q2 अपन R2 माइनस R1 का वेक्टर फॉर्म होगा अपन R2 माइनस R1 का मॉड क्यूब होगा। ठीक, तो बस ये टू ड्यू टू वन है इसलिए R2 माइनस R1 है, यही उल्टा हो जाएगा 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक, आप समझ रहे हैं ना, यदि 2 ड्यू टू 1 है तो R2 माइनस R1 है। ठीक, यहाँ भी R2 माइनस R1 है, ये 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, यहाँ भी R1 माइनस R2 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है, ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं किसी पॉइंट पे, ठीक, ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं तो उसके वेक्टर फॉर्म को ऐड करके हम लिख सकते हैं, हमेशा वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे आप। ठीक, तो नेट फोर्स क्या हो जाए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कराते हैं पर नीट में अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। ओके, अब बात करते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम। इससे आपके नीट में क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2 बार क्वेश्चन आया है पेंडुलम प्रॉब्लम, एक बार 2016 में, एक बार 2014 में आया क्वेश्चन। ओके, पेंडुलम वाले में। तो पेंडुलम प्रॉब्लम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पेंडुलम क्या है, देखिए एक्चुअली देखिए यदि क्या है 2 चार्ज लगा देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे लटका देते हैं 2 पॉइंट चार्ज को, तो ये क्या होता है कि इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिपेयर करके दूर चले जाते हैं। तो दोनों को ऐसे टांगेंगे आप, तो ये दोनों क्या होगा, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये दोनों दूर चले जाएंगे, पॉइंट चार्ज हैं लटकने का दूर चले जाएंगे, तो इनके बीच कोई डिस्टेंस बन जाएगा, इनके बीच डिस्टेंस मान लीजिए R बन जाता है। ठीक, इनके बीच डिस्टेंस कितना हो जाता है, R हो जाता है। ठीक, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से आपको ये सब देगा, ये कितने डिस्टेंस में लटके हुए हैं, ये यहाँ पे ये जो लेंथ दे देगा y दे देगा। ओके, देखिए यहाँ पे इसका क्या फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो इसको इधर को रिपेल कर रहा है। ठीक, इधर इसका वेट लग रहा है। ठीक, इधर आप टेंशन का कंपोनेंट तोड़ेंगे, देखो इधर हो जाएगा T sin थीटा हो जाएगा, इधर T cos थीटा हो जाएगा। ठीक, T cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा, T sin थीटा जो है Fe को बैलेंस कर देगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा, जो tan थीटा आएगा Fe अपन mg आएगा। ठीक, तो ये अब याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे जो Fe को आप क्या, अरे सॉरी tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं कि लेंथ बाई ब्रेथ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा इधर का लेंथ। ठीक, ये आप एंगल बनाएंगे तो ये R/2 हो जाएगा, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं R/2 इंटू वाई। ठीक, लेंथ बाई ब्रेथ लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल Fe बाई mg हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा R³ आ जाएगा और इंटू वाई आ जाएगा। ठीक, वाई ये जो है ये डिस्टेंस, ठीक, वाई इंटू K Q स्क्वायर इंटू mg। ठीक, तो अब एकदम सिंपल से एकदम रिलेशन याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सभी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे नीट के जितने भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको ये ड्राइव किया हूँ कि आप सभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक, तो ये जो x आएगा ये x प्रपोर्शनल होगा, यानी जो डिस्टेंस है ये प्रपोर्शनल होगा Q प्रपोर्शनल होगा y के। ठीक, ये जो y है। ठीक, तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, x³ प्रपोर्शनल होगा y के, x³ प्रपोर्शनल होगा y के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जितने भी नीट में आए हैं क्वेश्चन। ओके, ठीक है, यही प्रपोर्शनल पे ही क्वेश्चन पूछा है तो आपके हो जाएंगे। तो यानी जो x³ प्रपोर्शनल होगा, यानी x³ या R³ भी लिख सकते हैं, R³ प्रपोर्शनल होगा y के। ठीक है, y यानी इनके बीच जो ये यहाँ x क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है x, और y क्या है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम वाला केस। ठीक, अब इक्विलिब्रियम वाला केस आपको सॉल्व करना होता है। कैसे होता है, इधर यदि हमारे 2 इक्वल चार्ज हैं, ठीक, दोनों इक्वल चार्ज हैं, उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं। ठीक, तो इनके बीच चाहे जो कितने भी क्वालिटी का चार्ज रख दें, चाहे जैसे हमारे ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ठीक, इनके बीच चाहे जो भी चार्ज रखिए, चाहे 5Q रखिए, चाहे 7Q रखिए, चाहे 8Q रखिए, कुछ भी रखिए, इनके बीच ये क्या होगा, बीच में ही जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये सभी चार्ज बीच में ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, ये दोनों अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। ठीक, ये दोनों स्लाइडली मूव करते रहेंगे। ठीक, यदि सभी चार्ज को आपको इक्विलिब्रियम में लाना है तो बीच वाला चार्ज जो होगा वो माइनस Q/4 होना चाहिए, तो ये तीनों चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमको क्या करना होगा कि बीच वाला चार्ज को क्या होना चाहिए, -Q/4 होना चाहिए। तो ये तीनों चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना चाहिए, जो बीच वाला चार्ज होगा तो क्या होगा, -Q/4 होगा, और कहाँ पे आएगा, बीच में जाके बैठ जाएगा। तो ये तीनों चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे एकदम। ठीक, और इन तीनों पे क्या होगा, नेट फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसलिए क्या है, तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, इस पर नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बीच वाला चार्ज क्या दें कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो क्या होगा, -Q/4। कई बार आंसर ये आया है क्वेश्चन में, तो याद कर लीजिए, -Q/4 यदि चार्ज दे देंगे बीच में तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं
अब देखिए क्या होता था कि दोनों सेम चार्ज होते थे, दोनों के क्वांट जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होते थे दोनों चार्ज के, ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू है, तो जो कोई भी चार्ज रखते थे वो बीच में ही जाके बैठता था। ठीक, यदि क्या है कि दोनों चार्ज सेम नहीं है, इधर प्लस क्यू इधर प्लस 4 क्यू है, कुछ अलग अलग टाइप का है। ठीक, तो चार्ज कहीं भी जाके इक्विलिब्रियम में हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, चाहे इधर इसके बाहर भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में, बीच में भी जाके इक्विलिब्रियम में आके बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है कोई भी चार्ज। ठीक, तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम होते थे तो बीच में जाके बैठता था। अब मैग्नीट्यूड जब सेम नहीं है तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, जब डिफरेंट चार्ज देन थर्ड चार्ज आर इक्विलिब्रियम, जब डिफरेंट चार्जेस हैं तो तीसरा चार्ज कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है तो उसके लिए क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या होगा कि देखिए दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों या तो निगेटिव चार्ज हैं, तभी क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक, देखिए रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों निगेटिव चार्ज हैं तो क्या कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक, तो जब भी रिपल्सिव फोर्स होगा तो चार्ज बीच में ही कहीं बैठेगा, इनके बीच में ही, बीचों बीच में नहीं, इन दोनों के कहीं बीच में ही जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक, इनके बीच में ही कहीं इक्विलिब्रियम में आएगा जब रिपल्सिव फोर्स हैं तो। ठीक, यानी जब सेम चार्जेस हैं। ठीक, तो और कहाँ पे आएगा, देखिए इन दोनों के बीच में आएगा पहला ये। ठीक, और दूसरा कहाँ आएगा, छोटे चार्ज की तरफ, जिसकी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड कम है उसी चार्ज की तरफ ही बैठेगा। वो कहाँ बैठेगा, जहाँ जिसकी क्वांटिटी कम है, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उधर ही जाके बैठेगा। ठीक है, जहाँ छोटा चार्ज है उसी के पास बैठेगा। ठीक, रिपल्सिव फोर्स है तो कहाँ बैठेगा, बीच में ही बैठेगा इन दोनों चार्ज के, और जो इसका मैग्नीट्यूड कम है उधर ही बैठेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है, जब दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हैं तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये जो चार्ज होगा हमें, तो यहाँ भी क्या होगा, छोटे चार्ज की तरफ ही बैठेगा। ठीक, छोटे चार्ज की तरफ ही बैठेगा और कहाँ बैठेगा, बाहर बैठेगा। ठीक, बाहर साइड, बीच में नहीं बैठेगा, बाहर साइड बैठेगा, छोटे चार्ज की तरफ ही बैठेगा लेकिन कहाँ बैठेगा, बाहर साइड। ठीक, इनके बीच में नहीं, इनकी लाइन जॉइनिंग के बीच में नहीं, बाहर। ओके, तो दोनों कंडीशन याद कर लीजिए, रिपल्सिव फोर्स है तो इनके बीच में बैठेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है तो बाहर। ओके, और दोनों में कहाँ, छोटे चार्ज की तरफ ही बैठेगा, छोटे चार्ज की तरफ। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए ये हम क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, क्या फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग प्लस क्यू एंड माइनस 9 क्यू वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो सबसे वही लोकेशन पूछा है, कहाँ थर्ड चार्ज का लोकेशन होगा। ठीक, यदि क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू है। ठीक, इफ क्या इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कि जिससे क्या हो कि वो जाके इक्विलिब्रियम में बैठ जाए। तो थर्ड चार्ज कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, कहाँ पे। ठीक, तो हमेशा इक्विलिब्रियम जब देखिए क्या है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, यानी क्या है, रिपल्सिव फोर्स, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स यानी कहाँ होगा, बाहर आएगा। ठीक, रिपल्सिव फोर्स होते थे जब दोनों के सेम होते थे, दोनों सेम चार्ज होते थे तो बीच में आता था। जब क्या है अट्रैक्टिव फोर्स आए हैं, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हैं तो कहाँ बैठेगा, बाहर बैठेगा, बाहर। ठीक, अभी कहाँ, छोटे चार्ज की तरफ बाहर बैठेगा, अभी कहाँ, छोटे चार्ज की तरफ। ठीक, तो छोटा चार्ज कौन है इसमें, यही है प्लस क्यू वाला, तो इसी के साइड बैठेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स यानी यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट सी इधर ही क्या है, इक्विलिब्रियम में वो बैठ गए यहाँ पे ही। ठीक, तो पॉइंट सी पे इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला केस लगा देंगे। देखिए सी पे पहले इस चार्ज के कारण इक्विलिब्रियम में है, तो इस वाले से देख लेते हैं। ठीक, मतलब ये कोई चार्ज प्लस क्यू, 4 प्लस कैपिटल क्यू है। ओके, देखिए फोर्स ऑन सी ए बराबर होगा फोर्स ऑन सी बी के, फोर्स ऑन सी ए बराबर होगा फोर्स ऑन सी बी के। ठीक, तो अब फोर्स ऑन सी ए लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर, और इसको फोर्स ऑन सी बी को क्या लिख सकते हैं, 4k3 9q अपन यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये यल है ये एक्स है तो यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यल प्लस एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये देखिए के क्यू से के क्यू कट जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 और क्यू भी कट जाएगा। ठीक, तो 1 अपन एक्स स्क्वायर अपन क्या 9 अपन यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसका हम रूट ले लेते हैं, तो यहाँ रूट लेंगे तो 1/x आ जाएगा, इसका रूट करने पर क्या हो जाएगा 3 अपन यल प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड रूट ले लेंगे तो 1/x हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 3 अपन यल प्लस एक्स हो जाएगा। तो यल प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3x। ठीक, तो एक्स को इधर पे देंगे तो यल बराबर कितना हो जाएगा 2x। ठीक, तो यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा l/2, यानी l/2 डिस्टेंस होगा अभी कहाँ से, छोटे चार्ज की तरफ। ठीक, तो l/2 यानी 1/2 फ्रॉम q स्मॉल चार्ज, आंसर क्या होगा ए। ओके, अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ई बराबर क्या होता है F/Q0, इसको लिखा जाता है। ठीक, ई बराबर क्या होता है F/Q0। ठीक, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई बराबर KQ/R² होता है। ठीक, तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, ई बराबर KQ/R²। के क्या है, यहाँ 1/4πε0 है के, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 9 होती है। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्शन, किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटसाइड, मतलब कि चार्ज से अवे होता है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो चार्ज से अवे होगा, ठीक, चार्ज से अवे, जो चार्ज उससे बाहर की ओर, ठीक। निगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, हमेशा टूवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज, मतलब टूवर्ड द चार्ज, ठीक, टूवर्ड द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज होगा, ठीक, डायरेक्शन इसका। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्ज ढेर सारे हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको वेक्टरली ऐड कर देंगे, जितने भी है वेक्टोरली उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। तो ई बराबर क्या हो जाए, E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर प्लस E3 का वेक्टर, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक, जितने भी होंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द बॉडी, ठीक। अब ढेर सारा क्या है, सिमेट्रिक चार्ज बॉडी है, बहुत सारे सिमेट्रिक चार्ज बॉडी हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सिमेट्रिक बॉडी के लिए क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो यानी हर कॉर्नर पे यदि चार्ज लगातार है, सभी कॉर्नर पे, यहाँ भी हर कॉर्नर पे और भी इक्वल चार्ज है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द बॉडी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। यानी हर कॉर्नर पे, यानी हर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इक्वल क्वांटिटी के हैं चार्ज, तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे जीरो होगा। यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, जीरो, यहाँ भी सेंटर पे जीरो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा, ओके। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फॉल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो उस पर जो टाइम कितना हुआ, कितने मतलब नीचे तक पहुँचने में, ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, वही उसके बारे में निकालते हैं, ठीक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करता है, ठीक, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे गिराते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन गिराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ वो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एच बराबर U2 प्लस U2 तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप इनिशियली मतलब ड्रॉप कर रहे हैं उसको, ठीक। तो यू तो जीरो हो जाएगा, यानी क्या, एच बराबर हाफ AT हो जाएगा, AT का स्क्वायर हो जाएगा, G नहीं होगा, A होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी बात करेंगे ग्रेविटी फ्री, इस आपके क्वेश्चन हमेशा कभी देखा ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही वो उसको फॉल कराएगा, ठीक। अब यहाँ से आप एक्सलेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सलेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सलेशन क्या होगा, A बराबर F/m होता है, ठीक। तो A बराबर क्या जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, या F को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को Q इंटू E लिख सकते हैं, फोर्स को F को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी E क्या इलेक्ट्रॉन है, QE/m हो जाएगा, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, Q यानी E/m हो जाएगा एक्सलेशन, ठीक। बस यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू रख देंगे, ठीक। तो यहाँ हाइट से आपसे क्या निकल जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 2h/a हो जाएगा, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, √2hM/e हो जाएगा, ठीक। याद कर लीजिए, आपको याद करना है याद कर लीजिए, चाहे आप सीधे सीधे यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, ठीक। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है एक्सलेशन यही होता है, E/m होता है, ठीक। इसी को आप यहाँ टाइम वाले इक्वेशन आप पुट करके आप लिख सकते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक। या चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, T बराबर √2hM/e इंटू E, ओके। तो ये आपके NCERT में भी, आपके नीट में भी क्वेश्चन इससे आए हैं, तो इसको याद किया रहिए, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन या कर्व है, क्या है, इमेजिनरी लाइन या कर्व है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें बताता क्या है, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक। तो वही NCERT लिखता है कि टेंजेंट ड्रॉ ऑन द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आप कोई टेंजेंट खींच देंगे, वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक। अब बात करते हैं कि यदि मतलब कोई पॉइंट चार्ज है, तो इससे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते रहेंगे, ठीक, लगातार इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते रहते हैं, तो यही। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, ठीक। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले क्या होता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है, ठीक। पहला इसका यही है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पहला प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि इसके अंदर से चले जाए, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ठीक। और जो होता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज प्रपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो जहाँ जैसे मान लीजिए जैसे फील्ड लाइन है, जैसे ऐसे फील्ड लाइन, ठीक, फील्ड लाइन, तो जहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक, जहाँ पे डेंसिटी आपको ज़्यादा दिख रही है फील्ड लाइन की, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ EA ज़्यादा होगा EB से, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इसलिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा EB से, ठीक। अब चौथा पॉइंट क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ लाइन प्रपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक।
रिलेटिव नंबर, जितना ज़्यादा नंबर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उतने ज़्यादा उस पर चार्ज दिखाएगा। ठीक, तो देखिए मान लीजिए इस पर 4 लाइन निकल रहे हैं तो इस पर प्लस क्यू है, इसी पे देखिए यहाँ पे 8 लाइन निकल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे कितने क्यू है, +2 क्यू है। ठीक, यहाँ पे क्यू प्लस क्यू चार्ज इसलिए कहाँ केवल 4 लाइन दिखाया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे +2 क्यू यानी यहाँ पे कितने 4 लाइन दिखाया जा रहा है, 8 लाइन दिख रहे हैं। ठीक, तो जितने ज़्यादा लाइन होंगे उतने ज़्यादा उसका चार्ज दिखाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पांचवा क्या है, टू फील्ड लाइन में टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। यदि ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बन जाएंगे, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो पांचवा लाइन क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक, छठा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो किसी मेटल के अंदर आपको पता होगा हमेशा मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर जीरो होता है और हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के। ठीक, ये देखिए, और अंदर क्या होगा, जीरो होगा मेटल के। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके सभी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। डाइपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं, क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेट बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब क्या होता है, दो अपोजिट और इक्वल चार्ज हैं, देखिए दो अपोजिट और इक्वल चार्ज को बहुत कम डिस्टेंस पर रखते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, वो डाइपोल बन जाता है। ठीक, तो क्या होगा, दो अपोजिट और इक्वल चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज, सॉरी आज गले में प्रॉब्लम है। ठीक, तो उनको कम डिस्टेंस पर रखते हैं, टू इक्वल और अपोजिट चार्ज को क्या होता है, कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसको बोलते हैं P/Q/2L। ठीक, P मतलब इनके चार्ज इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ 2L आप याद रख लीजिए, कभी 2L भी लिख सकता है कि L भी लिख सकता है, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस L भी दे सकता है। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है तो ये आप 2L लिखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। जो डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका होता है। डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी इधर से होगा डायरेक्शन। ठीक, इसका रिएक्शन कैसे होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक, अब बात करते हैं फाइंड डाइपोल। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, ठीक, नीट का ही क्वेश्चन है, फाइंड डाइपोल एट पॉइंट O। इस पॉइंट O पे आपको डायरेक्शन बताना है। ठीक, ये फिगर दिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए -Q चार्ज है, इधर -Q चार्ज है, इधर -Q चार्ज है, इधर क्या है, +Q चार्ज है। ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 0,A, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है A,0। ठीक, तो देखिए यहाँ पे -Q, अब इसको आप कैसे बनाएंगे डाइपोल, देखिए यहाँ -Q है तो इसको यहाँ +2Q है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, +Q एक और, एक +Q और, इसको दो +Q में तोड़ दीजिए। ठीक, यानी एक इसका डाइपोल बन जाएगा, एक इससे डाइपोल बन जाएगा एक चार्ज। ठीक, यहाँ +2Q था तो इसको एक +Q लिख सकते हैं, यानी ये एक अलग डाइपोल बना लेगा, एक चार्ज इससे अलग डाइपोल बना लेगा। ठीक, इसके लिए कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा तो इसके लिए ऐसे बन जाएगा डाइपोल। ठीक, अभी क्या होगा, P क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होगा, Q/A हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज यानी इधर की ओर बनेगा। ठीक, इधर हमेशा निगेटिव चार्ज से डायरेक्शन बनेगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, P बराबर क्या होगा, Q/A हो जाएगा। ठीक, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, P/2QA हो जाएगा। ठीक, ये आपका नीट 2017 क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, C। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो कंडीशन बनता है, एक होता है ऑन द एक्सियल ऑफ डाइपोल, एक होता है ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल, यानी बाइसेक्टर पे। ठीक, तो दो बनता है, दोनों आपको याद करना है। तो एक्सियल पे जब भी होगा डाइपोल, दो डाइपोल को रख देंगे एक्सियल पे, यहाँ से कोई पॉइंट P पे आपको निकालना है डाइपोल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E बराबर 2kp/r²। ठीक, जहाँ K क्या है आपका 1/4πε0 है। ठीक, K और P क्या है, डाइपोल है। ठीक, यहाँ R तो जानते हैं, यहाँ R बड़ी इंपॉर्टेंट है। R क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट से, दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से लेके जहाँ हमको निकालना है। ठीक, यही बोला है NCERT, क्या बोला, R पर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल टू द एक्सियल पॉइंट ऑफ P। ठीक, तो डिस्टेंस कहाँ है, ये डिस्टेंस कहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, इन दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से लेके कहाँ है, पॉइंट P तक का डिस्टेंस है। ठीक, तो R यही बताता है कि मिड पॉइंट दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से लेके कहाँ पॉइंट P तक का डिस्टेंस है। ओके, अब बात करते हैं इसकी वैल्यू, देखिए या इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, ये क्या है, 2kp/r³ होता है। ठीक, अब बात करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल पे बात करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -Q चार्ज है, इधर +Q चार्ज है। ठीक, इन दोनों के यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हम रख देते हैं, यहाँ पे हमको इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे जो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर क्या आ जाएगा, K/P/r³ हो जाएगा। यहाँ भी K क्या है, 1/4πε0 है, P क्या है, डाइपोल है। ठीक, /r³ होगा। ठीक, यहाँ क्यूब है, इन दोनों में याद कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे
कि देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल, देखिए डाइपोल डायरेक्शन इधर होगा निगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल का डायरेक्शन तो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। ठीक, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर आएगा। ठीक, वो डेविएशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। ठीक, डाइपोल डायरेक्शन इधर आएगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का जो है डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होता है इसमें। ठीक, जबकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम होता है, यहाँ भी ई आएगा और डाइपोल का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ठीक, इस वाले एक्सियल वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, इक्वेटोरियल वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, वही मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी है। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से इसके परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर ऑफ पी तक है डिस्टेंस। ओके, यहाँ भी आ रही है ये। ओके, तो ये है आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका डायरेक्शन कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। ठीक, तो देखिए मान लीजिए ये कोई सीट है। ठीक, इसको ऐसे रखें हैं और ये सीट ऐसे रखा गया है। ठीक, अब इन दोनों का एरिया वेक्टर आपको निकालना सिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। ठीक, तो इसका डायरेक्शन याद कर लीजिए हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ठीक, तो मान लीजिए एक सीट रखा गया, इसमें एक्स और वाई में रखा गया है। ठीक, तो एक्स और वाई में, तो इसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं, ये सीट है तो ये स्क्वायर सीट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसका डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर लिखेंगे सीट के, तो ये कहाँ होगा, बाहर की ओर। ये कहाँ होगा, इसके बाहर, बाहर क्या है, जेड एक्सिस है, यानी क्या होगा प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसका देख लीजिए आप, देखिए ये ऐसे सर्किल है, यहाँ रखा है क्या, वाई एक्स और जेड एक्सिस में रखा गया है। ठीक, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ऊपर ना वाई एक्सिस हो जाएगा, यानी क्या होगा जे कैप। ठीक, हमेशा आपको डायरेक्शन भी लिखना आना चाहिए, एरिया वेक्टर का इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं 3D सरफेस के लिए कैसे होगा डायरेक्शन। तो 3D सरफेस के लिए हमेशा इन साइड वाला नहीं लेंगे आप डायरेक्शन। ठीक, 3D सरफेस के लिए हमेशा आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल लेंगे। ठीक, आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल। ठीक, जितने भी आउटसाइड है वो इधर ही नॉर्मल लेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि इन साइड वाला ले लेंगे, नहीं, हमेशा आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल लेंगे। ठीक, ये है 3D सरफेस के लिए। ठीक, तो आप में ज़्यादा पूछा जाता है यही 2D वाला, 3D कम पूछा जाता है, पर ये आपका 3D भी इंपॉर्टेंट है, टेस्टों में बहुत आता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसको 5 से डिनोट करते हैं। ठीक, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। ठीक, तो जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से मतलब नॉर्मली पास करे उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नॉर्मली थ्रू अ एरिया। ठीक, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से नॉर्मली पास करे, नॉर्मली या परपेंडिकुलर ही पास करे, उसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसको 5 से नोट करते हैं। 5 क्या होता है, ई डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया वेक्टर है। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर है। तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, तो थीटा क्या, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है ये। ठीक, और देखिए 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लाया हूँ आपके लिए। ठीक, इसमें क्या है, एक ये देखिए कोई सीट है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। ठीक, और देखिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली होगा। ठीक, नॉर्मली होगा, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, फील्ड ये सॉरी सरफेस का नॉर्मल होगा, यानी हमारे इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी फ्लक्स क्या हो, 5 क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 5 फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है। ठीक, तो जब भी बाहर निकले तो पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ अंदर आ जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा। ठीक, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। ठीक, फ्लक्स क्या होगा, माइनस ई। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके नीट में 3 बार क्वेश्चन आया है इस पर, कल इसी पे ही ये सीट ऐसे लगा दिया है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक, ऐसे जा रहा है, तो कुछ लोग सोचेंगे यार इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो गया सीट, और ये लेकिन हमेशा एरिया वेक्टर देखते हैं। एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, सीट के बाहर की ओर, परपेंडिकुलर है, यहाँ ऐसे बाहर की ओर होगा एरिया वेक्टर, और फील्ड यहाँ है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, यानी फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इस पर क्वेश्चन 3 बार आए हैं आपके नीट में। ठीक, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं 3D बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 3D बॉडी के लिए। तो देखिए पहला ये क्या है, 3D बॉडी के लिए ना, देखिए कोई स्पेयर है, स्पेयर में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, और एरिया वेक्टर भी इसके बाहर ही होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो क्या आ जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा कर्व पार्ट का ही लेंगे।
ठीक, जो कर्व पार्ट बना रहा है उससे ही निकल रहा है उसका ही लेंगे हमेशा। ठीक, हमेशा स्फीयर का आप नहीं ले लेंगे एरिया। ठीक, एरिया किसका लेंगे, ये कर्व पार्ट। ओके, अब देखिए ये देखिए, अब ये है कोई कौन है, कौन में क्या हो रहा है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर की निकल रहा है। ठीक, तो हमेशा 3D के लिए क्या होता है, आउटसाइड होता है। ठीक, आउटसाइड नॉर्मल होता है। ठीक, आउटसाइड एकदम नॉर्मल होता है, सॉरी आउटसाइड द सरफेस होता है, सरफेस के आउटसाइड वाला होगा। ठीक, यानी जी ये इसका सरफेस के आउटसाइड क्या होगा, इधर की एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। ठीक, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो गया। ठीक, यानी जो फ्लक्स क्या होगा, ई फ्लक्स फाइव क्या होगा, ई इंटू, और यहाँ पे एरिया हम क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, एरिया क्या हो जाएगा हाफ, ये एरिया यहाँ पे ट्रायंगल वाला लेंगे। ठीक, ये नहीं कि कर्व पार्ट का नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल वाला लेंगे। ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ट्रायंगल के लिए होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, तो हाफ बेस कितना होगा, आर इंटू एच हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब ऐसे निकल रहा है कौन से, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, 5 रहेगा ई इंटू ये कर्व पार्ट वाला लेंगे एरिया। ठीक, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 3D बॉडी के लिए हमेशा 0 होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो यहाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट मैं लिखा, फॉर एनी 3D बॉडी क्लोज बॉडी है, फॉर एनी 3D बॉडी या क्लोज बॉडी के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखा गया है तो नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक, जब किसी क्लोज बॉडी या यूनिफॉर्म 3D बॉडी को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने कैसे निकाल लिया। ठीक, तो ये केवल इनकमिंग आप निकाल रहे हैं, इनकमिंग या आउटकमिंग आप निकाल रहे हैं। ठीक, तो यानी यहाँ जो हमने बात किया ये सभी इनकमिंग है, मतलब अंदर क्यों निकल जा रहा है। ठीक, ये सभी की इनकमिंग वाला है ना, जो फ्लक्स है इनकमिंग है। यदि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3D बॉडी की बात करें तो वो 0 ही होगा। इनकमिंग जो होगा वो तो ये आएगा ही, लेकिन नेट आप बात करेंगे तो 0 आएगा, नेट फ्लक्स। ओके, तो 3D बॉडी या क्लोज बॉडी के लिए नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो नेट फ्लक्स 0 होगा। ठीक, केवल हम इनकमिंग और आउटकमिंग निकाल सकते हैं। ठीक, वो क्वेश्चन बोलेगा इनकमिंग या आउटकमिंग बोले तो आप लिख दीजिएगा यही सब। यदि यदि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो आप 0 लिखिएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में नीट 270 का शायद क्वेश्चन है, थोड़ा 15 का क्वेश्चन है, ये नीट का 2015 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर। देखो इसी हेमिस्फीयर को हमने क्या कर रख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ठीक, इसका रेडियस आर है, ये बोल दिया है। ठीक, अब हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसने, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पूछा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है वो केवल कर्व सरफेस के लिए पूछा है। ठीक, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 होगा, केवल किसके लिए पूछा है, कर्व सरफेस के लिए पूछा है, यानी इनकमिंग की बात कर रहा है वो। ठीक, तो इनकमिंग की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, आंसर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो 5 क्या है, ई कॉस थीटा होगा, सॉरी ई कॉस 0 डिग्री। ठीक, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक, तो यहाँ कर्व सरफेस की बात कर रहा है इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ भी 0 ही होगा। ठीक, क्योंकि 3D बॉडी है। ओके, अब बात करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस 3D सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ द नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। ठीक, यदि क्या है कोई चार्ज क्या है किसी में इंक्लोज है तो उसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q/ε0 टाइम होगा। ठीक, तो चार्ज के Q/ε0 टाइम होगा। ठीक, एनसीईआरटी यही बोलता है कि क्या बोलता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, 1/ε0 टाइम होगा उसके नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। ठीक, जो नेट चार्ज जितना इंक्लोज है सरफेस में उसी का 1/ε0 टाइम होगा। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो फाइव नेट क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन ε0। ठीक, तो जब किसी चार्ज को इंक्लोज कर देंगे किसी सरफेस में तो उसमें जो नेट फ्लक्स जो आएगा वो क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन ε0 होगा, Q इनसाइड अपॉन ε0। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं ये जो सरफेस होता है ये हमेशा 3D होता है। ठीक, ये 3D होता है सरफेस। ठीक, यहाँ पे अब ये क्या है कि आपको पता होगा जब फ्लक्स होता था 3D के लिए तो 0 होता था, लेकिन कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तब। ठीक, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नहीं रखें, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है बीच में, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स होगा। ठीक, जबकि हम इसके ऊपर पहले वाले क्वेश्चन पढ़ते थे कि किसी क्लोज सरफेस के लिए 3D बॉडी के लिए क्या होता था, नेट फ्लक्स 0 होता था। ठीक, लेकिन इसमें क्या चार्ज इंक्लोज होगा तो फ्लक्स होगा। ओके, इसी को किसी सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं तो फ्लक्स 0 होता है। ठीक, जब सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो 0 होता है। इसमें यदि इसके अंदर कोई चार्ज है तो वहाँ पे फ्लक्स आएगा, क्या आएगा, Q इनसाइड अपॉन ε0। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे चार्ज हैं, ढेर सारे। ठीक, और कुछ चार्ज क्या है अंदर है स्फीयर के।
एक क्या Q3 है, एक -Q4 है, ठीक। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जो Q इंक्लोज है, केवल इंक्लोज के कारण ही फ्लक्स आएगा, ठीक। मैंने पहले ही बोल दिया था, बाहर वाले के कारण कोई इसका कोई मतलब नहीं है बाहर वाले चार्ज का, ठीक। केवल जो अंदर है उसी ही वही फ्लक्स जनरेट करेंगे। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो अंदर वाले हैं Q3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा Q4/ε0 होगा। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक चार्ज Q इज इंक्लोज बाई ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, ठीक। एक चार्ज को क्या कर दिया गया, किसी स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस r है उसमें रख दिया गया है, ठीक। एक स्फेरिकल सरफेस में रख दिया गया, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में रख दिया जिसका रेडियस क्या r है। इफ रेडियस इज डबल, यदि रेडियस को हम डबल कर दें 2r कर दें, ठीक, देन द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक। तो रिमेन सेम होगा, क्यों, क्योंकि जो Q इनसाइड होता है, यानी कि जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन ε0 होता है, ठीक। यहाँ कोई रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। रेडियस चाहे जितना भी हो सकता है, कम हो सकता है, वैसी हो सकता है, कोई मतलब नहीं। तो उसमें मतलब क्या होना चाहिए कि चार्ज इंक्लोज हो अपॉन ε0 हो, वही फ्लक्स जनरेट करता है। तो फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन ε0, ठीक। तो यहाँ रेडियस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस आप ट्वाइस कीजिए चाहे कुछ कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होगा। तो रिमेन क्या होगा, सेम। ओके, अब देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज है अंदर, यदि अंदर इंक्लोज है पॉजिटिव चार्ज किसी स्पेयर में, तो क्या होगा, जो फ्लक्स होगा आउटवर्ड होगा, फ्लक्स कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। यदि निगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स कैसा होगा, इनवर्ड होगा, ठीक। अब बात करते हैं गॉसियन सरफेस की, ठीक। जब कोई पॉइंट चार्ज अंदर रखा गया है किसी सरफेस में, तो उसका जो बनेगा सरफेस, गॉसियन सरफेस हम कैसा बनाएंगे, स्पेरिकल बनेगा, ठीक। जब अंदर क्या कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्पेरिकल बनेगा। जब अंदर क्या लीनियर चार्ज रखा गया है, ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला रखा गया है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक। यदि क्या है कोई प्लेन सीट रखा गया है, प्लेन सीट रखा गया है, तो प्लेन सीट का कैसा बनेगा, तब भी सिलेंड्रिकल ही बनेगा, ठीक। तो लीनियर चार्ज के लिए भी सिलेंड्रिकल होगा, प्लेन चार्ज के लिए भी सिलेंड्रिकल होगा गॉसियन सरफेस, और पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये 2007 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल, क्या है, हॉलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज Q कूलम विद इन इट इफ फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर है एसोसिएटेड विद कर्व सरफेस ऑफ बी, ठीक। ये फिगर दिखाया गया है, देखिए कोई ये सिलेंड्रिकल है, इस पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। हमें क्या बोला है, एक हॉलो सिलेंडर है जिसपे क्या है प्लस Q, मतलब Q कूलम का चार्ज है, ठीक। इसके अंदर Q कूलम का चार्ज रखा गया है, ठीक। इफ फ्लक्स क्या है, जो फाई है, यानी फ्लक्स जो फाई है इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद कर्व सरफेस ऑफ बी। तो कर्व सरफेस बी के लिए जो फ्लक्स बता रहा है कितना है, फाई है, ठीक। बी सरफेस के लिए आपको फ्लक्स बता दिया है कितना है, फाई है, ठीक। अब हमें बोला द फ्लक्स लिंक विथ इन द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट वोल्ट ऑफ मीटर विल बी। तो हमें बोला है ए सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन भी आपको दिया है, ठीक। तो देखिए जो फ्लक्स बी के लिए हमें कितना बताया, फाई बताया, ये बी के लिए हमको ए के लिए पूछा है। जो जितना ए के लिए, ये भी क्या है, कर्व पार्ट है, तो जितना ए के लिए होगा उतना सी के लिए भी होगा, जितना सी के लिए होगा उतना ए के लिए भी होगा, ठीक। तो दोनों पे सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, कर्व पार्ट है, ठीक। तो दोनों के लिए सेम होगा फ्लक्स, ठीक। अब बात करते हैं नेट फ्लक्स क्या होगा। नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू ए के लिए कार्य होगा, क्यू बी कार्य होगा, क्यू सी के कार्य होगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी होगा, ठीक। नेट फ्लक्स होगा क्या, किसी इंक्लोज के कि कोई चार्ज अंदर इंक्लोज है, तो नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपन ε0 होता है। नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपन ε0 होता है, तो ये हो जाएगा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपन ε0। और अब देखिए इन दोनों का फ्लक्स इक्वल है, क्यू और क्यू सी बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2QA लिख सकते हैं, इन दोनों को क्यू ए और क्यू सी को 2QA लिख सकते हैं। और क्यू बी के लिए हमें कितना फ्लक्स बोला था, 5 बोला था, ठीक। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2QA बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्यू ऑफ sin0 -5 हो जाएगा, 5 को इधर भेज दीजिए, ठीक। तो क्यू ऑफ sin0 -5 हो जाएगा। अब देखिए 2QA बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2QA है तो 2QA यानी QA बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू ऑफ sin0 -5, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, तो इजी था क्वेश्चन, इसको आप अपने सॉल्व कीजिए, अच्छा है, ठीक। यहाँ आप देख लीजिए पूरा अच्छे से, एक बार स्टॉप करके ना समझ आए तो ओके। अब देखिए कोई क्यूब है, क्यूब के हर पोजीशन पे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। यदि मान लीजिए कोई चार्ज को बीचों बीच में रखें तो हमेशा क्या होता है, फिक्स है, क्यू अपन ε0 होता है, ठीक। किसी क्यूब के कॉर्नर पे एकदम बीच में रखें, यहीं सेंटर पर रखते हैं, तो क्या होगा, फ्लक्स क्यू अपन ε0 होता है। जब उसके कॉर्नर पर हम रखते हैं, ठीक, जब सेंटर पर रखते हैं तो क्या होता है, क्यू अपन ε0 होता है। जब उसके कॉर्नर पर हम रखते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स क्यू अपन 8ε0 हो जाता है, ठीक। जब कॉर्नर रखते हैं तो क्या होता है, क्यू अपन 8ε0। इसके फेस पे रखते हैं तो क्या होता है, इसके फेस पे, ठीक, ये फेस होता है, फेस पे रखते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स क्यू अपन 6ε0 होता है। ओके, अब बात करते हैं स्पेरिकल बॉडी, चाहे कुछ कोई बॉडी सिमेट्रिकल बॉडी, उसके बीच में यदि चार्ज है तो वही होगा, फ्लक्स क्या होगा,
फ्लक्स का क्यू अपन साइन नॉट ही होगा। ठीक, अब क्या है कि यदि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के सेंटर पर रखा गया है, हेमिस्फीयर पे, ठीक, सेंटर पर रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, तो इसको आधा करेंगे तो क्योंकि हेमिस्फीयर आ गया तो इसीलिए हमेशा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा यहाँ पे पूरा निकलता है, यदि पूरा ये होता तो पूरा निकलता है जाए, लेकिन आधा है तो इसीलिए क्या होगा, आधा पार्ट में जाएगा, इसलिए जो फ्लक्स होगा क्या होगा, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लीनियर सीट, इन्फिनाइट लीनियर चार्ज के लिए क्या होता है, यदि इन्फिनाइट लीनियर चार्ज है, ये का लीनियर चार्ज है इन्फिनाइट का, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, मान लीजिए किसी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होता है। ई बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई एल, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक, यही बताता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ठीक, अब देखिए मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक निगेटिव पे लीनियर चार्ज वाला वो है डॉट। ठीक, दो डॉट हैं, एक पॉजिटिव का है, एक निगेटिव चार्ज का है। ठीक, और इसके कारण नेट फ्लक्स क्या हो जाए, देखिए ये पॉजिटिव तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेगेटिव चार्ज के तरफ क्या होता है, टूवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, अवे द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए क्या होगा, अवे द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए क्या होगा, टूवर्ड द चार्ज। नेट फ्लक्स कहाँ होगा, इधर ही की ओर होगा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, E1 + E2 हो जाएगा। और E1 इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, इसके कारण भी सेम है, लैम्डा ही है, तो इसके लिए कारण भी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। ठीक, तो E नेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। ठीक, लैम्डा यानी E वाला कितना है, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये नीट का क्वेश्चन है, 2019 का है। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट, उसके लिए लीनियर, इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। ठीक, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए, प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द शीट, स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द शीट के लिए क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रो को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, सॉरी ये सिग्मा बोलते हैं ना, सॉरी ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और सिग्मा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। ठीक, क्यू क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, इसको बोलते हैं, सॉरी लीनियर एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक, एरियल चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, इसको एरियल चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं लोग जाए तो क्या लिखते हैं, ये बराबर क्या तो लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब दो चार्ज होंगे, एक प्लस एक निगेटिव, इसके लिए भी एकदम सेम वही वाला कॉन्सेप्ट होगा, इसके पहले जो पढ़ा था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू E1 + E2 हो जाएगा, यानी कितना 2A हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, जब दो सीट लगे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तो। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, हॉलो या सॉलिड स्फीयर है। ठीक, सॉलिड सॉलिड हो गया। ठीक, तो जब भी कंडक्टिंग वाला होगा, जब कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो स्फीयर है, तो उस पर जब भी आप चार्ज देंगे तो उसके चार्ज उसके सरफेस जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब भी आप इसको चार्ज देंगे तो उसके सरफेस चार्ज जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम तीन कंडीशन पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक इन साइड कंडीशन पे बात करते हैं, तो इन साइड भी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अंदर अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, सभी चार्ज क्या होगा, जैसे आप चार्ज देंगे सभी इसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यदि कंडक्टिंग है, होलो है या सॉलिड है, तो इसके सरफेस जाके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ऑलरेडी आपने गॉसियन सॉरी उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि इनसाइड कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक, तो कंडक्टर के इनसाइड में क्या होता है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके सरफेस पे, तो इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R² हो जाएगा। ठीक, इसके सरफेस पे तो है ही, तो यानी कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R²। अब इसके कुछ डिस्टेंस, अब जितना डिस्टेंस पे जाएंगे उतना ही यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक, घटता जाएगा, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटता जाएगा। तो अब और डिस्टेंस पे देखेंगे, यानी बाहर का नहीं, यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आउटसाइड की बात करें तो KQ अपॉन R²। ठीक, यानी ये R जो है इसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब जैसे डिस्टेंस जाते हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो घटता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी यही फॉर्मूला है, यानी ग्राफ यही बनेगा, E और R के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि इन साइड तो जीरो होता है। ठीक, इन साइड जीरो, और ये सरफेस है, सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम है सरफेस पे, और जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ बनेगा। ओके, ये मेन आपके NCERT में केवल यही दिया है, लेकिन सर लोग ये वाला भी बताते हैं, तो मैं ये भी बता दूं आपको। ठीक, चौथा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या यूनिफॉर्म चार्ज। तो नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं, तो जब नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके पूरे साइड में हर जगह चारों तरफ क्या होगा,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ सरफेस में नहीं होगा, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, ठीक। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू आर अपन कैपिटल आर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगा, के क्यू स्मॉल आर अपन कैपिटल आर आएगा, ठीक। स्मॉल आर यहाँ जितने डिस्टेंस आपको निकालना है वो हो जाएगा स्मॉल आर अपन कैपिटल आर इनसाइड में, ठीक। अब बात करते हैं सरफेस पे। सरफेस पे एकदम सेम उसी की तरफ फॉर्मूला होगा, के क्यू अपन कैपिटल आर के स्क्वायर, ठीक। आउटसाइड भी वही फॉर्मूला होगा, आउटसाइड भी क्या होगा, बाहर की बात करें तो के क्यू अपन स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। तो आउटसाइड और सरफेस पे सेम वही फॉर्मूला होगा कि इनसाइड यहाँ पे जीरो ना होके, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटर है कोई, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का होगा के क्यू आर अपन कैपिटल आर होगा, ठीक। और ई वर्सेस आर के बीच ग्राफ देखते हैं तो कैसा बनेगा, पहले बढ़ेगा, ठीक। इनसाइड क्या है, प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक। इसके सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और फिर बाद में क्या होगा, घटने लगेगा, ओके। यही है ना। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है लेक्चर। थैंक यू सो मच।